अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम सर। वो रिकॉर्डिंग सेटिंग में थोड़ा इशू था, लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो रहा था तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा उस सेटिंग करने में। तो ओके सर। जी, आज हम करेंगे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। जैसे कि ये नाम से ही जाहिर है कि इसमें हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो इन्वायरमेंटल डिटेरोरेशन के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं, एंड दे आर आल्सो spoiling or becoming the reason for the depletion of resources such as air, water, and soil. So the impact of the environmental degradation is actually the destruction of our ecosystem and extinction of the wildlife. And the change or the disturbance in the ecosystem uh, will affect or has a detrimental effect on the uh, living species. So it can be understand with the help of the equation, that is I is equal to PAT, in which I is the environmental impact or the degradation which is caused by the combination of the factors like human population, P for human population, and A for affluence per capita, or you can say the economic growth, and T is the technology which is employed to cover the depletion of the resources. So in this equation, all three factors, um, population, economic growth, and depletion of resources, are proportional to the environmental impact or environmental degradation. So it means that all three factors are increasing the degree of environmental degradation. So the destruction of our ecosystem or environmental degradation is one of the leading uh, factors or threats facing by our ecosystem. So next phenomena is eutrophication. Eutrophication is basically due to the uh, high nitrogen contents, or in other words, high level of nitrates and phosphates, uh, which are mainly coming from the fertilizers and sewage water in our water bodies, and they increase the nutritional level in the water for
enhancing the production of algal phytoplankton in the water bodies. तो सिंपली ये है कि फर्टिलाइज़र रन ऑफ से या जो सीवेज वाटर है उससे जो डिफरेंट मिनरल्स वाटर के अंदर चले जाते हैं, जैसे नाइट्रेट्स हैं या फॉस्फेट हैं, तो उससे वाटर के अंदर जो है वो न्यूट्रिशनल लेवल जो है या मिनरल का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। और ये जो लेवल होता है ये हेल्पफुल होता है फॉर द ब्लूम और ग्रोथ ऑफ द फाइटोप्लैंक्टॉन्स, जो कि बेसिकली जो है वो एल्गल नेचर के होते हैं या जिनको हम एल्जाई भी कहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो जो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है वाटर के अंदर। अक्सर आपने देखा होगा कि कहीं पे अगर पानी खड़ा हो तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की जो है वो लेयर बन जाती है, ग्रीन या ब्लू कलर की, जिसको हम उर्दू में काई भी कहते हैं कि काई लग गई है। तो वो जो ग्रीन या ब्लू कलर का एक ऑर्गेनिक मैस क्रिएट होता है वाटर में, वो बेसिकली नाइट्रेट्स और फॉस्फेट ज़्यादा होने की वजह से होता है। और वो पानी जो है वो या तो सीवरेज से आया होता है या फिर वो ऐसे एरिया से आया होता है जहाँ पर फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ की गई होती हैं। तो अब ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होने की वजह से उस वाटर की जो है वो बीओडी और सीओडी बढ़ जाती है। और बीओडी और सीओडी ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली उसके अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगी। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम? हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मीन डिक्रीज इन द ऑक्सीजन लेवल। तो डिप्लीशन ऑफ द ऑक्सीजन इन द वाटर जो है वो हो जाती है इस प्रोसेस में, जिसको हम क्या कहते हैं? यूट्रिफिकेशन है। और जब उसमें ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा तो डेफिनेटली वो वाटर जो है वो ना तो पीने के लिए हेल्दी होगा, क्योंकि वाटर के अंदर जो है वो एटलीस्ट 4% जो है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो होनी चाहिए। तो तब वो पानी जो है वो क्लीन वाटर है, वो पीने के काबिल है। और तभी ऐसे पानी के अंदर जो है वो फिश और दूसरी जो लिविंग स्पीशीज़ हैं वो सरवाइव कर सकती हैं। लेकिन अगर उसमें हाइपोक्सिया है, यानी कि उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन की अमाउंट कम है, तो वो पानी जो है वो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए भी ठीक नहीं है और वो मैराइन स्पीशीज़ के लिए भी ठीक नहीं है। तो ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र या जो एक्यूमुलेशन है सीवेज वाटर की वो सूटेबल नहीं है फॉर इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। और इसको ये भी जो है वो हमारे इकोसिस्टम को जो है वो डिस्टर्ब करती हैं। देन हैबिटाट डिस्ट्रक्शन। तो डेफिनेटली जब हमारा जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगी, इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होगा, तो उससे जो हमारा हैबिटाट है उसमें भी जो है वो डिस्ट्रक्शन आएगी। अब हैबिटाट डिस्ट्रक्शन जो है इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और इसमें जो बायोडाइवर्सिटी है उससे जो है वो हमारे बेशुमार जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। क्यों? वो इसलिए कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो एक बैलेंस है अमंग द स्पीशीज। तो अगर उसमें जो बैलेंस है वो ना हो तो फिर वो जो साइकिल है जिसको हम डिपेंडेंस साइकिल भी कहते हैं, कि हर स्पीशीज जो है वो दूसरी पे डिपेंड करती है, तो वो साइकिल जो है वो इनकम्प्लीट हो जाता है और उसकी वजह से फिर जो है वो इश्यूज अराइज होना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो हैबिटाट डिस्ट्रक्शन है इसके अंदर जैसे जो ओवर हार्वेस्टिंग है नेचुरल रिसोर्सेज की,
और इंडस्ट्री प्रोडक्शन और अर्बनाइजेशन की वजह से जो हमारा इकोसिस्टम है वो जो है डिस्टर्ब हो रहा है। इसी तरह इसके अंदर जो डिफॉरेस्टेशन है, ठीक है, या डिटेरियोरेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है फॉर हाउसिंग कॉलोनीज वगैरह, उससे भी जो है वो हमारा जो ग्रीन एरिया है वो कम हो रहा है। और जो नेचुरल प्रोसेस हैं जिसमें क्लाइमेट चेंज है और उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेसिव स्पीशीज़ हैं। अब देखें इसमें आपने जैसे पीछे इन्वेसिव स्पीशीज़ का पढ़ा, तो यहाँ पर जो डिफॉरेस्टेशन की जाती है हाउसिंग कॉलोनीज वगैरह बनाने के लिए, तो इसमें जो ह्यूमन है वो एज ए इन्वेसिव स्पीशीज जो है वो एक्ट करते हैं, क्योंकि उससे डेफिनेटली क्या होगा कि जो हमारे नेचुरल प्लांट्स हैं या जो फॉरेस्ट हैं वो डिप्लीट होंगे, हमारा ग्रीन एरिया जो है वो डेफिनेटली कम होगा। और फिर जो एग्रीकल्चर लैंड है जो कि कल्टीवेशन के काबिल होती है, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा लैंड डिग्रेडेशन इफेक्ट है वो भी सामने आता है। तो ये जो हैबिटाट लॉस है या जो हैबिटाट रिडक्शन है, इसको हम वाइडर सेंस में इस तरह ले सकते हैं कि इसमें जो लॉस ऑफ हैबिटाट है और अदर फैक्टर्स हैं, जैसे वाटर है, नॉइज़ है, वो भी इसके अंदर जो है वो रोल प्ले करते हैं। क्योंकि सिर्फ जो हैबिटेट लॉस है वो ह्यूमंस के लिए नहीं है, बल्कि वो एनिमल्स और बर्ड्स के लिए भी है। और इसी तरह जो प्लांट्स हैं उनके लिए भी है, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं सॉइल कंडीशंस पे। मैंने दे जाना फिर पता नहीं। नेक्स्ट जो है सोडा लेक और अल्कलाइन लेक्स। अब ये भी यूट्रिफिकेशन की तरह है। अब उसमें देखें नाइट्रेट्स और सल्फेट्स जो हैं वो ज़्यादा हुए थे, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो अल्कलाइन स्पीशीज़ हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी, इसलिए इसको हम सोडा लेक या अल्कलाइन लेक्स कहते हैं। तो वाटर की पीएच आपको पता है, जो नॉर्मल है वो 7 होती है, लेकिन उसमें जब अल्कलाइन जो सॉल्ट्स हैं वो शामिल होते जाएंगे, जैसे सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि उस वाटर की जो पीएच है उसको इंक्रीज कर देंगे, यानी कि बेसिक कर देंगे। और बेसिक कर होने की वजह से उसमें जो न्यूट्रलिटी है वो नहीं रहेगी, और इस तरह की जो लेक या वाटर है उसको हम क्या कहते हैं कि ये हाइपर सेलाइन वाटर है। और अगर वो वाटर जो है वो यूज़ किया जा रहा है डोमेस्टिकली, तो वो भी हाई सॉल्ट्स की वजह से जो है वो बिटर टेस्ट देगा, और वो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए जो है वो रिकमेंडेड नहीं होगा। इसी तरह जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स भी अगर को भी अगर वो पानी दिया जाएगा तो वो भी प्लांट्स जो हैं वो जल जाएंगे, वो उसमें सरवाइव नहीं कर पाएंगे। एनिमल्स जो हैं वो भी ऐसे वाटर पे जो है वो ज़्यादा देर जो है वो सरवाइव नहीं कर सकते, तो जिसकी वजह से जो ओवरऑल वाटर क्वालिटी है। अब देखें जो हमने इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में किया, उसमें सिर्फ डिग्रेडेशन जो है वो हमारे इकोसिस्टम की नहीं है, बल्कि उसमें जो हमारे सब पार्ट्स हैं जैसे एयर है, वाटर है, वो भी उसमें जो है वो शामिल हैं। तो वाटर जो है वो डिग्रेड हो रहा है, क्यों? कि जो वाटर पहले यूजेबल था वो वाटर अब सॉल्ट्स के शामिल हो जाने की वजह से यूजेबल नहीं रहा। तो इसका मतलब ये है कि जो वाटर क्वालिटी है वो डिग्रेड हो गई है। तो इस ये भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में ही इंक्लूड होगा। तो इन्वायरमेंटल हेल्थ,
इन्वायरमेंटल हेल्थ में अगर हम देखें तो जो डिफरेंट इफेक्ट्स हैं वो ह्यूमन हेल्थ पे किस तरह अपना रोल प्ले करते हैं और उनको कैसे मॉनिटर किया जाता है। तो उसको मॉनिटर करने के लिए जो हमारे पास एक बॉडी है उसको हम WHO कहते हैं, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपको पता है कि आजकल कोविड-19 जो है उसको भी WHO ही जो है वो डील कर रहा है। तो ये एक ग्लोबल या वर्ल्ड लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो है वो कोशिश करती हैं। तो इसमें जैसे कि आपको पता है कि किसी भी बीमारी से बचने के लिए उसके SOPs वगैरह जो हैं वो डिसाइड करना, और फिर जो है उसके लिए कोई मेडिसिन या वैक्सीन जो है उसकी प्रिपरेशन, फिर उसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना, जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनको फंड्स करना, फिर इसमें जो R&D लैब्स हैं उसको टैब्लिश करना ताकि वहाँ पर जो है वो हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज़ जो हैं उनको जो है वो इन्हांस कर सकें। तो इस तरह जो है ये अपना जो है वो रोल प्ले करते हैं। और फिर किसी भी मेडिसिन जो है उसको रिकमेंड करना फॉर यूज़ या किसी को भी बैन करना, ठीक है, तो वो भी इन्हीं के अंडर आता है। इसी तरह जो मेडिसिन हैं, ठीक है, अगर कोई नई मेडिसिन जो है वो पहले से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, सेफ़ है, तो उसको जो है रिकमेंड करना, और जो प्रीवियस वन है उसको बैन करना। तो ये भी सारी जो मॉनिटरिंग है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंडर आती है। तो बेसिकली जहाँ पर भी हेल्थ रिलेटेड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो डिस्कस होंगे ऑन ह्यूमन एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो उसको WHO के फ्लैग में ही देखा जाता है। नेक्स्ट जो है वो एयर पोल्यूशन है। तो इसको इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। सर कि ये अल्कलाइन लेक है, इसमें वाटर को हम हार्ड वाटर कंसीडर कर सकते हैं या जैसे सॉल्टी वाटर है ये? हार्ड वाटर जो है वो तो आपको पता है कि उसके अंदर कार्बोनेट्स और सल्फेट्स आ जाते हैं। तो इसको वो भी इसी में आ जाएगा, लेकिन उसको हम जनरली जो है वो हाइपर सैलाइन वाटर कहते हैं, जिसमें सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। वो किसी किस्म के भी सॉल्ट हो सकते हैं, तो लेकिन वो सॉल्ट्स मेजर मेजर रोल प्ले करेंगे जो कि अल्कलाइन इन नेचर होते हैं। जी सर, ये जो फैसलाबाद का इंडस्ट्रियल की वजह से पानी जो इतना नमकीन है, तो ये अल्कलाइन में आएगा? जी ये अल्कलाइन में ही आएगा। तो लेकिन इसका जो TDS लेवल है वो तकरीबन 1000 से 1500 तक है। तो ये उतना सिवियर नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो हम्म। pH होती है वो तकरीबन 8.5 के अराउंड होती है। लेकिन जो सोडा लेक्स हैं उसकी pH 10 तक चली जाती है, जी सर। सर 10 ये से ज़्यादा भी हो सकती है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर सोडा लेक्स में ही ना सर एक चीज में ये समझ नहीं आई, इसमें लिखा हुआ है सोडा लेक्स आर ऑफन हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स compared to their pH freshwater counterparts. Gross primary production rates above 10 gram carbon per meter square per day as compared to, मतलब जो है ना ये लिखा हुआ और फर्दर इन्होंने 0.6। तो इस चीज़ की समझ नहीं आई सर कि ये हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है सोडा लेक्स और ऑफन हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, इसका सर मतलब ये थोड़ा सा सर एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। जी, इसका मतलब ये है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से जो सोडा लेक्स हैं, ठीक है, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं।
या उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ता जा रहा है एज कम्पेयर टू द फ्रेश वाटर। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन आपको पता है डे बाय डे जो है वो इंक्रीज हो रही है। ओके, ठीक है सर। तो वो फ्रेश वाटर या स्वीट वाटर जो है वो डे बाय डे डिक्रीज ही हो रहा है, जो स्टैटिस्टिक्स हैं। जबकि जो वाटर हमारे पास अवेलेबल है वो भी अब हाई क्वालिटी का नहीं है, बल्कि उसको हम पुअर क्वालिटी कंसिडर करते हैं। ओके। जैसे आपको पता होगा कि आज से तकरीबन 10 साल पहले जो है वो हम किसी भी नलके से जो है वो पानी पी लेते थे, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन नहीं है। तो अब उसके अंदर हैवी मेटल्स और दूसरे जो कंटेमिनेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो इसी वजह से फिर ये पाकिस्तान में आपको पता है मिनरल वाटर जो है ये स्टार्ट हुआ है, और फिल्टर वाटर, आरओ वाटर। तो अब जितना भी वाटर है वो पता है प्रोसेस वाटर यूज़ किया जाता है। सिवाय कुछ एरियाज के जहाँ पर जो है वो पता हो कि वाटर जो है वो ठीक है, या उनका कोई अपना जो है वो टैंक या सप्लाई सिस्टम हो, और वो उसको मॉनिटर कर रहे हो डेली बेसिस पे। बिल्कुल ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। सर एक और रिक्वेस्ट है सर। जी। सर मिड एग्जाम जो है वो उसके कुछ स्केड्यूल है सर, कब से शुरू होना है मिड एग्जाम? तो वो इंशाल्लाह अब आ जाएगा, तो मिड एग्ज़ाम का जैसे आएगा फिर आपके साथ शेयर कर लेंगे। तो इसमें वैसे टाइम आपको पता है सेमेस्टर में कम ही होता है, तो आप बेहतर यही है कि साथ के साथ इसको प्रिपेयर करते जाएं, ताकि एकदम से लोड ना पड़े आप लोगों को।